हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करना चाहूँगा यार जैक ग्रिलिश के बारे में। मतलब पेप गार्डियोला ने, मतलब मुझे पर्सनली लगता है जैक ग्रिलिश इज डन। अगर उसने इस टाइम भी सिटी को नहीं छोड़ा तो शायद ये उसके करियर की सबसे वर्स्ट मिस्टेक होगी। वो प्लेयर मैनचेस्टर सिटी के लिए बना ही नहीं है, और ये चीज़ पेप गार्डियोला ने रिसेंटली बता दी। पेप गार्डियोला को हम जानते हैं कि वो अपने प्लेयरों को कितना डिफेंड करते हैं। मतलब मैंने शायद आज तक अपने जितनी भी फुटबॉल मैंने आज तक देखी, मैंने आज तक कभी पेप गार्डियोला को किसी को क्रिटिसाइज करते नहीं देखा एक्सेप्ट रियल मैड्रिड। एंड वो उनकी पुरानी हैबिट है। मुझे पता नहीं, एक दिल हारे आशिक की तरह, जैसे रियल मैड्रिड ने जितनी बार उनको बाहर कर दिया है, हमेशा वो सिर्फ रियल मैड्रिड के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट रिसेंटली मैंने जिस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जैक ग्रिलिश को, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि एक मैनेजर ने जब अपने प्लेयर को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, वो भी इस हद तक कि उसको ये बोल देना पड़ रहा है कि मैंने सारी कोशिश कर ली इसके साथ, मैंने इनके साथ कितनी बार कोशिश करके बोल दिया कि प्लीज़ डू इट, डू समथिंग, डू एंड ऑल दैट, बट नहीं हो पा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वो मैनेजर कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया होगा। एंड जैक ग्रिलिश यार, एक 100 मिलियन पाउंड्स की साइनिंग जो एस्टन विला से आप कर रहे हो, वो प्लेयर मैन सिटी के लिए कभी बना ही नहीं था। मतलब मुझे उस प्लेयर को देख के इतना वियर्ड फील हो रहा है कि ये मैन सिटी गया क्यों था। मतलब मुझे तो शायद आज तक भी लगता है कि ये सिर्फ मैनचेस्टर सिटी के बोर्ड की वजह से ही वो वहाँ पे गया, बट गार्डियोला को उसकी ज़रूरत कभी नहीं थी। जिस तरीके का फ्री विल प्लेयर वो है, वो जिस तरीके से एस्टन विला में लेफ्ट विंग पर खेला करता था, या फिर डिफेंडर्स के लिए जिसको इंटरसेप्ट करना इतना मुश्किल होता था, सिटी में वो है ही नहीं। क्योंकि गार्डियोला जो एक टैक्टिक वाला बंदा है, उसके लिए ग्रिलिश जैसे प्लेयर्स की वहाँ पे जगह नहीं है। और यही चीज़ गार्डियोला ने शायद बहुत क्लियरली हमें ये चीज़ बोल दी। ग्रिलिश ने लास्ट 37 अपीयरेंसेज में लास्ट सीजन से अब तक एक भी गोल स्कोर नहीं करा है, सिर्फ 3 असिस्ट दिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये सेम स्टैट्स सेविनियो ने सिर्फ 80 मिनट्स में अचीव कर लिया यार वेस्ट हैम के अगेंस्ट। जिस तरीके का सेविनियो इस टाइम पर खेल रहा है, तो पेप गार्डियोला की बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जो सेविनियो है उसको किस बात का यहाँ पे हमें पनिशमेंट देनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ग्रिलिश जो है हमने 100 मिलियन पाउंड्स में खरीदा है, तो भाई तू बेंच पे बैठ जा, वही खेलेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। और यही यहाँ पे अभी इस टाइम पे हो रहा है कि पेप गार्डियोला ने बहुत क्लियरली बोल दिया, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जो समझने वाले हैं वो तो समझ ही गए। एंड जिस तरीके से रिपोर्टर्स ने उनको और प्रेस किया, तो भाई उसने दिल खोल के बोल दिया। उसने बोल दिया भाई ये इंजर्ड हो जाता है, मैं इसको जब भी बार बार बोलता हूँ कि डू इट, मैंने अपना बहुत टाइम दिया है इसको, मैंने बहुत मौके दिए, सब दिया है, बट नहीं हो पा रहा है यार। ये मतलब यही रीज़न है कि आप इस बार भी देख लो, पूरे आई थिंक 20 या 21 मैच हो चुके हैं मैनचेस्टर सिटी के, उसमें से आई थिंक 3 या 4 मैचों में स्टार्ट किया है, और हार्डली वही 50-60 मिनट्स के बाद वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। मतलब मुझे ऐसी फील आने लग गई है कि गार्डियोला इज लाइक कि भाई आई एम डन विद यू, भाई तू चला जा। पर अभी तक वो गया भी नहीं है, वो वहीं पे है। और पता है इससे ना प्रॉब्लम क्या आती है, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रिलिश अपने लिए प्रॉब्लम कर रहा है नेशनल टीम के लिए, क्योंकि जब वो नेशनल टीम में खेल रहा होता है इंग्लैंड के लिए, जैक ग्रिलिश एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है। अगर आपने मैच देखा हो, जिस तरीके से वो लेफ्ट विंग पर जिस तरीके से ड्रिबल करता हुआ जाता है, जिस तरीके से जूड बेलिंगम या फिर फिल फॉर्डन या फिर हैरी केन जो भी आगे पोजीशन में होते हैं, उनके साथ जो लिंकअप प्ले है, वो मैन सिटी में यार हो ही नहीं सकता उसके साथ। क्योंकि वो एक फ्री ड्रिबलर टाइप प्लेयर है, जिसको सिर्फ ड्रिबल करना है, पास देना है, ड्रिबल करना है, पास देना है, कट चलाक खेलेगा, आगे जाएगा, खत्म। गार्डियोला गेम है ही नहीं यार। गार्डियोला बोल देगा पीछे पास कर दे, भाई क्या कर रहा है, मैंने तो उसको बोला हुआ है। द काइंड ऑफ अ टैक्टिक्स गार्डियोला यूज, भाई मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिलिश कंफ्यूज रहता है। तो ये सब बोलने के बाद जो चीज़ें गार्डियोला ने ग्रिलिश के लिए यहाँ पे बोली कि भाई सेविनियो जो है लाइसेस्टर के अगेंस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट, उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था। मतलब सोचो 2-3 असिस्ट तो उसने उसी मैच में दे दिए। इवन लाइसेस्टर वाले मैच में भी शॉट ऑन टारगेट था, जिसके रीबाउंड पे फिल फॉर्डन ने गोल मार दिया था, वो भी सेविनियो के दिए हुए वो थे। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर अभी भी जैक ग्रिलिश वहाँ पे रुकेगा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफर विंडो ओपन है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, टॉटनहम एंड न्यू कासल जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, एंड इवन एस्टन विला भी वापस जा सकता है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई जैक ग्रिलिश एक फ्रेश स्टार्ट ले ले, गार्डियोला को छोड़ दे। ये रोंदू आदमी रोता ही रहेगा। मतलब ठीक है, टू बी ऑनेस्ट गार्डियोला की गलती उतनी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहा है, गार्डियोला की जगह शायद कोई भी होता तो वो भी, हाँ पब्लिकली शायद नहीं करता ऐसे, बट जिस तरीके से उसने एक तरीके से
मतलब लैश आउट कर दिया है टेक्निकली जैक ग्रिलिश के ऊपर। बहुत ही मुझे देख के थोड़ा दुख तो हुआ यार कि जिस टाइप का प्लेयर एस्टन विला में जैक ग्रिलिश हुआ करता था, मतलब फैबुलस ट्रिमेंडस ड्रिबलर, एक लेफ्ट विंगर जो मुझे लगता है कि शायद यूनाइटेड जैसी टीम के लिए बहुत फिट था, या फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आर्सेनल के लिए भी खेल सकता था। बट जिस तरीके की टैक्टिक्स गार्डियोला की है वो कंप्लीटली डिफरेंट गेम प्ले है। मतलब शायद आर्सेनल में भी आर्टेटा का गेम प्ले थोड़ा थोड़ा तो वही रहता है, बट स्टिल मुझे पर्सनली लगता है कि आर्टेटा थोड़ा सा कन्विंसिंग है चीज़ों को चेंज करने के लिए। बट गार्डियोला इज गार्डियोला, फिक्स गार्डियोला। मैंने जो अपने टिकी टाका से बार्सिलोना खिलाया मैं उसी से बायर्न खिलाऊंगा, मैं उसी से खिलाऊंगा मैन सिटी को। नहीं है तो मेरे को 100 मिलियन का प्लेयर ला के दो, मेरे को रॉड्री ला के दो, मेरे को। वैसे मैं बहुत जल्दी कार्लो एंचेलोटी वर्सेस पेप गार्डियोला के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि गार्डियोला से किस तरीके से कार्लो एंचेलोटी बेटर है। उसकी तो खैर हम ऑब्वियसली उस वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे फाइनली जो एक न्यूज़ है वो ये कि पेप गार्डियोला ने जैक ग्रिलिश के आगे हाथ जोड़ दिए और बोल दिया भाई तू बस टीम से चला जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और टेक्निकली अब जैक ग्रिलिश भी भाई डन हो गया है और हो जाना चाहिए अगर नहीं हुआ है अभी तक मैनचेस्टर सिटी से। सेकंड चीज़ जो मैं बात करना चाहता था वो जोक ऑफ द फुटबॉल क्लब के बारे में बात करना चाहता था। एक फुटबॉल क्लब जो अपने आप में जोक बन के रह गया है, FC बार्सिलोना। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैंने लास्ट टाइम कौन सा ऐसा क्लब देखा था जो भाई इस हालत पे उतर गया है कि अपने प्लेयर्स तक क्रिटिसाइज करने लग गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने शायद पहली बार एक ऐसा प्लेयर देखा होगा, बार्सिलोना प्लेयर विद अ स्पाइन, जो एक्चुअली में हो रहा है जो एक होता है ना, जस्ट टू सी एंड यू से इट, आपको जो दिख रहा है आप बोल दे रहे हो। इससे पहले के जो प्लेयर होते थे उनको सिर्फ 4-5 बातें सिखाई जाती थी बोलने के लिए, वही कैटालूनिया की नॉर्मल सी चीज़ें, रियाल मैड्रिड ने ये कर दिया, रियाल मैड्रिड हमारे बारे में ये सोचते हैं, रियाल मैड्रिड की औकात ही नहीं है हमारे यहाँ तक पहुँचने की, हमारे प्लेयर तो हमारे पेड्री गावी तो उनके कामाविंगा और बेलिंगम से बहुत ऊपर हैं। ये बकवास बातें जो है बार्सिलोना की चलती थी। उनके प्लेयर घुमा फिरा के यही बोलते थे। डैनी एल्वेस ने बहुत क्लियरली ये बोला था कि जब मैं बार्सिलोना में था तो हमें ये सब चीज़ें नहीं बोलनी अलाउड थी, बट अब मैं बार्सिलोना से बाहर आ गया हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आई एवर फेस्ड। बाहर आने के बाद सब सच बोल देते हैं यार। बट बार्सिलोना का ना वो एक जेनेटिक ट्रेट ही ऐसा बन गया, मुझे पता नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद देम। भाई आप रियल मैड्रिड को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हो? खैर चलो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो उनकी रोने की पुरानी आदत है। रफीनिया रफीनिया ने लपोर्ता को इनडायरेक्टली बता दिया कि भाई जो तू कर रहा है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे तू सिर्फ अपनी इमेज डाउन कर रहा है। और सिर्फ ऑल्मो नहीं या पाओ विक्टर नहीं, अगर कोई और प्लेयर भी होता तो भाई छोड़ देता, अगर मैं भी होता तो मैं भी छोड़ देता। ऑब्वियसली डायरेक्टली उसने नहीं बोला, बट उसने इनडायरेक्टली समझाते हुए चीज़ क्लियर कर दी कि जिस तरीके की सिचुएशन इस समय बार्सिलोना में, अरे भीख मांगने की कगार पे पहुंच गया यार क्लब अब। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को कुछ पैसे उनको लेंड कर देने चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर वो इंटरेस्ट पे भी देगा तो उनकी हालत इंटरेस्ट देने की भी नहीं है। पता लगा उसके लिए भी वो बाद में सीट्स बेच रहे हैं, और फिर वो इंटरेस्ट भरने के लिए वापस से रियल मैड्रिड से पैसा ले रहे हैं। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो करंट सिचुएशन में देख रहा हूँ, पाकिस्तान इज इक्वल टू बार्सिलोना। पाकिस्तान वाले कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं, फिर उस उधार को पे करने के लिए किसी ना किसी से IMF वगैरह मॉनेटरी फंड वगैरह वालों से पैसा मांगते हैं, चाइना से पैसा मांगते हैं, फिर चाइना पैसा दे देता है, उससे कहीं और का इंटरेस्ट भर देते हैं, फिर कहीं और का इंटरेस्ट उठाते हैं। सेम बार्सिलोना जो है कर रहा है। मैं अगेन जैसे कि मैंने लास्ट बार भी ये चीज़ बोली थी, मैं पूरी तरह लपोर्ता की गलती पहले तक नहीं बोल रहा था, बट अब तो डेफिनेटली भाई तूने धज्जियाँ उड़ा दी है क्लब की यार। मतलब अब तुम्हारे अलावा किसकी गलती है? तुमने भाई डैनी ऑल्मो को एक गलत, पहली बात तो मुझे डैनी ऑल्मो के एजेंट का समझ में नहीं आ रहा भाई तुमने किस बेसिस पे उसको बार्सिलोना ज्वाइन करवा दिया। कोई क्लब तुम्हें बोल रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें 6 महीने के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। हाउ कैन यू डू दैट? एंड मुझे तो पर्सनली लगता है कि निको विलियम्स तो रोज भाई हाथ जोड़ता होगा भगवान की आगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, बचा लिया तुमने क्लब में ज्वाइन होने से, नहीं तो मैं तो भारी बैठा रहता। कम से कम एथलेटिक बिलबाओ में खेल तो रहा है, परफॉर्मेंस चेक कुछ भी दे रहा हो, ऊपर नीचे सब चलता है, पर भाई खेल तो रहा है। लपोर्ता हैव एक्चुअली क्रिएटेड सच अ मेस जो इनसे अब बिल्कुल इनसे साफ नहीं हो पा रही है। कोई इनकी हेल्प करने की कोशिश कर ले, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उल्टे सीधे केस कर देना, ये कर देना। भाई ला लीगा पे RFEF पे क्या केस करोगे? सिविया, एटलेटिको मैड्रिड जैसे क्लब्स जो है ताक में बैठे हैं कि तुम्हें हल्की सी भी रिलैक्सेशन कहीं से मिले और वो सीधा कोर्ट में जाए। ला लीगा नहीं करेगा तुम्हारे साथ यार। ये तुम्हें जो टाइम दिया गया था वो तुम्हें करना था, वो तुम कुर्सियां बेचने में लगा दे रहे हो, सीट्स बेचने में लगा दे रहे हो, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, और तुम बदलो अश्योरेंस दे रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं, दे देंगे, हो जाएगा। ऐसे तो नहीं चलता है यार।
एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता ये बार्सिलोना के हालात बहुत जल्दी, और उसके बाद सोने पे सुहागा जॉन ड्यूरन के एजेंट से मीटिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ क्रेडिबल सोर्सेज से ये र्यूमर्स मैंने पढ़े ट्विटर पे कि जॉन ड्यूरन के एजेंट के साथ बात कर रहे हो। भाई वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम्हारे खुद के 2 प्लेयर अभी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स की तुम सैलरी नहीं दे पा रहे हो। उस्मान डिम्बल, मतलब मुझे ध्यान है उस्मान डेम्बले को तुमने बेचा, सॉरी नेमार को तुमने बेचा, उस्मान डेम्बले को तुमने खरीद लिया, कोटिनियो को तुमने खरीद लिया, कोटिनियो को लोन पे भेज दिया। भाई तुम्हारे पैसे से लिवरपूल ने क्या क्या नहीं खरीद लिया। उस पैसे को कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने एलिसन खरीद लिया, उन्होंने वैन डाइक खरीद लिया। ये होती है री इन्वेस्टमेंट, ये होता है तरीका। मड्रिड को देखो, मड्रिड ने डी मरिया कासेमीरो को बेचा, वरेन को बेचा, उस पैसे को किस तरीके से री इन्वेस्ट करा उन्होंने। मिलिटाओ खरीदा, उसके बाद उन्होंने कामाविंगा खरीद लिया, उन्होंने शो में नहीं खरीद लिया। ये होती है इन्वेस्टमेंट। ये नहीं होता कि हवा में मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं 100 मिलियन उठा लेता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ, और वो सब छोड़ो, ठीक है तुम्हारे प्रेडेसेसर शायद करके गए थे, बट हैट्स ऑफ टू रफीनिया जिसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई आज तू ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 10 दिन में इनको बोलेगा आप वेजेस में कट ले लो। वो वेजेस में कट क्यों लेंगे? आपकी गलती की वजह से वो अपनी वेजेस या अपनी सैलरी जो वो डिजर्व करते हैं, जो आपने एक्चुअली उनको कॉन्ट्रैक्ट में दी है, वो नहीं छोड़ेगा। बार्सिलोना पे मुझे अब हंसी भी आनी बंद हो गई। मतलब नाउ आई एक्चुअली फील सैड फॉर, मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन शायद मुझे कोई क्राउड फंडिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी बार्सिलोना के लिए। बट मतलब मजाक से हटके टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बहुत रियलिटी में बोलूँ, बार्सिलोना की वो हालत हो गई है कि ना उनसे उगले बन रहा है ना उनसे निगले बन रहा है। जो कहते हैं ना कि गले में अटक गया है। अब समझ में नहीं आ रहा डैनी ऑल्मो का करे क्या। अगर वो किसी और क्लब के साथ चला भी जाता है, फॉर एग्जांपल पीएसजी, आपने तो अपनी फीस भी खोदी ना, जो मैंने अपनी, अगर आपने मेरी एक शॉट देखी हो तो मैंने उसमें बनाया भी था, कम से कम 218 मिलियन का लॉस है इनको पूरा पूरा डैनी ऑल्मो का। सिर्फ मजे के तौर पर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि अभी के लिए मेरे को चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। इस टाइप की जो मिसमैनेजमेंट है, मतलब मुझे नहीं लगता मैंने शायद फुटबॉल वर्ल्ड में आज तक किसी भी क्लब के साथ देखी होगी। अच्छे अच्छे क्लब्स मैंने देखे फाइनेंशियल मेस में जाते हुए, बट उनके रीजंस कुछ और रहे। अगर आप यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड भी देखो, वो कितने तरीके से कट डाउन कर रहे हैं, चाहे गालियाँ खा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बट ऐसे बेहुदे जो ट्रांसफर्स और ये सब चीज़ों पर पैसा बेकार नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ बार्सिलोना वालों, भाई सुधर जाओ। लपोर्ता भाई प्लीज़, रफीनिया ने सच बोल दिया है, उसके साथ साथ और भी प्लेयर बोलने लग जाएंगे, प्लीज़ सुधर जाओ। लास्टली मैं एक ट्रांसफर र्यूमर के बारे में पढ़ रहा था कि मड्रिड जो है, एक प्लेयर है अब्दू कोदिर खुसानोव, जो उज़्बेकिस्तान का प्लेयर है, उसके साथ लिंक हुई है। पहले मेरे को लग रहा था कि मजाक है, पर जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों सारी टीम्स के स्काउट्स जो हैं उस प्लेयर को मॉनिटर कर रहे हैं। नॉट सिर्फ मड्रिड, चेल्सी, लिवरपूल एंड सिटी जो है उनके साथ काफ़ी हद तक बातचीत में चल रही है। बट मैंने जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसके मुताबिक रियल मैड्रिड ऑलरेडी उनके जो एजेंट है उनके साथ बातचीत बना चुके हैं। भाई 20 साल का लड़का, सिर्फ 20 साल का लड़का, और इसके लिए उज़्बेकिस्तान में कहा जाता है कि या तो तुमने ट्रेन को, या ये सेम चीज़ है, या तुम ट्रेन में टक्कर मारो या फिर खुसानोव में टक्कर मारो। जिस तरीके की स्ट्रेंथ है, फियर्स कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे प्राइम पेपे याद आ जाता है या फिर प्राइम प्योल। जिस तरीके से बस चिपक जाते थे वो प्लेयर्स के साथ, अटैकर्स के साथ, अगर बॉल मिस हो गई तो रिकवरी करेंगे, टैकल करेंगे, कुछ भी करेंगे, धक्का मुक्की, जो फियर्स कॉम्पिटिटिवनेस होती है 20 साल के लड़के में भाई भरी पड़ी है। आप लेंस का कोई भी मैच उठा के देख लो, आपको दिख जाएगा। पिछले डांसो की वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आया था। डांसो, अगर मैं आपको बताऊं, फ्रेंच प्लेयर है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। उनको लगा था कि हमें नया प्लेयर खरीदना पड़ेगा, बट लेंस के मैनेजर ने बोला कि नहीं, हम खुसानोव के साथ काम चला लेंगे। जिस तरीके की एलिगेंट मतलब उसने स्ट्रेंथ दिखाई है, इट्स कमेंडेबल, एंड आई कैन फील वाई रियल मैड्रिड इज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्लेयर। एंड रियल मैड्रिड के स्काउट्स काफ़ी टाइम से उसको मॉनिटर कर रहे थे। एंड एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से वो शायद थोड़ा फेमस भी हुआ था, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो। पिछले सीजन एक प्लेयर है इतो करके, आई थिंक रेम्स के लिए खेलते हैं, जो फ्रेंच क्लब है, उनसे बॉल मतलब वो ड्रिबल करके ले गए थे, या फिर आप कह सकते हो कि खुसानोव से प्लेयर जो बॉल है वो मिस हो गई थी। उस बॉल को रिकवर करने के लिए उस बंदे ने 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्लिक करी थी। सो यू कैन इमेजिन, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ ही हैज़, जो फियर्स कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके अलावा रिकवरी की जो पेस है, 37 किलोमीटर पर आवर फॉर अ डिफेंडर, कैन यू इमेजिन? वो उसको लेने के लिए पीछे गया था। मतलब लीग 1 के मैचेस यार होते बहुत बढ़िया है, बट टू बी ऑनेस्ट हम सिर्फ पीएसजी वगैरह को देख के छोड़ देते हैं। बट मतलब वैसे तो रोनाल्डो भाई ने रोनाल्डो भाई ने औकात दिखा दी है लीग 1 की, बट स्टिल मैंने लीग 1 के कुछ मैचेस देखे हैं। मासी वगैरह के मैचेस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मुझे
उनकी एक और टीम है, नीस बहुत अच्छा खेलती है कई बार। तो मुझे इस टाइप के जो क्लब्स हैं उनके मैचेस कभी भी आप देखो यार, अच्छे मैचेस होते हैं, मतलब मैच देखने में आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मेरा एक और फेवरेट प्लेयर है जो यूनाइटेड से तो एक तरीके से उसको देश निकाला दे चुके हैं, पर क्या करें, मेसन वुड जो मासी के लिए खेलता है, इतनी ज़बरदस्त ट्रिबल्स करता है, मतलब मैं उसके लिए थोड़ा फ्रेंच लीग देख लेता हूँ। बट अब मुझे अब्दू कोदर के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड अगर इसको मॉनिटर कर रही है और जिस तरीके के स्टैट्स मैंने उसके लिए पढ़े, उनके कोच का कहना था कि ना सिर्फ ये फिजिकल स्ट्रेंथ बल्कि ये जो इसकी टैक्टिकल इंटेलिजेंस है, इट्स टू गुड। आपने जो इंस्ट्रक्शंस को दिए, ही विल बी फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर मैच, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन टिल द होल मैच। तो आप उसका फोकस एंड माइंडसेट समझो। लेंस का जो कीपर है उसने कहा कि हमें इससे इतना डर लगता है, वी सी हिम लाइक ए मॉन्स्टर, कि हमें पता नहीं मैच में इतना सीरियस, इतना कॉम्पिटिटिव प्लेयर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड अगर इसको साइन करती है तो डेफिनेटली आपके पास मिलिटाओ जो इंजर्ड है, जो मुझे नहीं पता कब वापस आएंगे या फिर वो वापस खेल भी पाएगा उस तरीके से नहीं, उसका रिप्लेसमेंट आपके पास रेडी है। आई डोंट नो अबाउट द रिलीज क्लॉज राइट नाउ। उसके एजेंट ने सिर्फ ये बोला है कि जो लेंस है उनको अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, उनको एक जो उन्होंने भरोसा दिखाया कि यंगस्टर पे, वो प्राइस हम उनको ज़रूर दिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ प्राइस थोड़ा बहुत रहेगा, 20-30 मिलियन। मैं पर्सनली फील की रियल मैड्रिड एंड सिटी जिस तरीके से सब इनके पीछे पड़े हुए हैं, बट जिस तरीके का ट्रैक रियल मैड्रिड का रहा है, जिस तरीके से उन्होंने शुआमनी, कामाविंगा, बेलिंगम, सारे प्लेयर्स को दूसरे क्लब से छीन लिया, खासकर लिवरपूल से, मतलब इवेंचुअली। सो मुझे लगता है कि खुसनॉफ भी शायद वो निकाल लेंगे, क्योंकि अब अलावा और मिलिटाओ पे मुझे पर्सनली कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके की इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, बट जिस तरीके की एसीएल इंजरीज रहती हैं, जब कहते हैं कि पैर पे प्रेशर भी नहीं पड़ता, मिलिटाओ के तो एक पैर से दूसरे पैर में हो गया। तो आई एम नॉट श्योर कि मिलिटाओ का कितना करियर एट द पीक ऑफ द, एट द टॉप ऑफ द फुटबॉल जो वो है, मतलब पता नहीं कितना बचा है। तो आई थिंक मैड्रिड इज डूइंग गुड। हमें खुसनॉफ को ज़रूर साइन करना चाहिए। लेट्स सी ये रूमर्स कितने चलते हैं। वैसे तो विंटर विंडो में रियल मैड्रिड किसी को साइन करती नहीं है, बहुत हिस्ट्री रही है। लास्ट जो हिस्ट्री रही है वो आपने देखी है, मतलब माइकल ओवन वगैरह जब साइन करे थे, तो वो किस तरीके के साइनिंग्स रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी। बट येस, जस्ट टू टेल यू, रियल मैड्रिड इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने तो ये तक बोला है एक रूमर के अकॉर्डिंग कि उनको शायद अगले 3-4 साल तक कोई भी साइनिंग करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ये लेफ्ट फुल बैक्स का जो पंगा है, ट्रेंट वाला या कार्वेल वाला, और इधर की साइड मोंडी या फ्रैंक गार्सिया या फिर अल्फोंसो डेविस आने वाला है, या फिर अब्दू कौसर खुसैनोव वगैरह जो हमारे प्लेयर्स आने वाले हैं। आप अगर अपने डिफेंस को छोड़ दो, उसके अलावा रियल मैड्रिड को शायद अगले 3-4 साल तक कोई भी साइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने बोला। एंड विच इज एक्चुअली ट्रू। द काइंड ऑफ अ टीम ही हैज बिल्ट ऑन, fabulous, tremendous, the best president on the football world, of the football world, on the planet. It's Florentino Perez. So good times ahead for Real Madrid fans, bad times for Barcelona fans. मतलब times भी मुझे नहीं पता bad बोलना भी ज़रूरी है कि नहीं है, वाहियात समय for the Barcelona fans. And Jack Grealish, please भाई, changes the club. Thank you.